ठीक। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आज आइए हम लोग बातें करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम, इस पर हम लोग बातें करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार की जो बात की गई है, उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं जो स्वतंत्रता की बातें करते हैं, आइए उनको देख लिया जाए। राइट टू फ्रीडम की बात किया जाए, स्वतंत्रता के अधिकार की बात किया जाए, तो इसमें 4 आर्टिकल है। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 एंड नेक्स्ट है आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 एंड नेक्स्ट आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 एंड नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22। तो स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है, उस प्रोविजन में 4 आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन दिस राइट्स। 4 आर्टिकल और इंक्लूडेड, इसमें 4 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, ये 4 आर्टिकल है। अब इसमें क्रम से हम लोग सभी चारों आर्टिकल में सेपरेटली कौन कौन से फ्रीडम की बातें किए गए हैं, उनकी बातें करेंगे। तो 4 आर्टिकल की जो बातें हैं, उसमें फर्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 19 है। सबसे पहले हम लोग इसमें बातें करते हैं अंडर आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं दिए गए हैं, किस तरह के फ्रीडम की बातें की गई हैं, इनकी बातें करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अंडर आर्टिकल 19 व्यवस्था क्या है। ये होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में व्यवस्था दिया गया है वाक स्वातंत्रता, वाक स्वातंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स regarding freedom of speech etc. तो ये है आर्टिकल
आर्टिकल 19 में प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। तो इस पर हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट। ये आर्टिकल 19 के प्रोविजन अंडर आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट व्यवस्था दिया गया। ये आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट में जो व्यवस्था दिया गया है उनकी बातें करें। अनुच्छेद 19 भाग 1 में दिया गया है, इसमें दिया गया है सभी नागरिकों को आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट में व्यवस्था दिया गया है ऑल सिटीजन shall have the rights तो ये है आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सभी नागरिकों को। यहां जरा विचार करें, आर्टिकल 19 के द्वारा जो भी फ्रीडम प्रोवाइड किए जाते हैं बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पर्सन वर्ड यूज नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फ्रीडम जो प्रोवाइड किए गए हैं, यहां पर वर्ड पर्सन नहीं यूज किया गया है, व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यहां शब्द वर्ड यूज किया गया सिटीजन। यानी बाय दिस आर्टिकल फ्रीडम प्रोवाइडेड ओनली टू इंडियन सिटीजन। इस अनुच्छेद के द्वारा जो स्वतंत्रता प्रदान किए जाते हैं वो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए नहीं। व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन, का मतलब होता है सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ। तो व्यक्ति का मतलब, ये अगर वर्ड इस्तेमाल किया गया, ये पर्सन वर्ड अगर इस्तेमाल किया गया, वर्ड अगर इस्तेमाल किया गया पर्सन, पर्सन यानी शब्द अगर इस्तेमाल किया गया होता व्यक्ति, तो व्यक्ति का मतलब होता है, व्यक्ति का मतलब होता है सिटीजन, सिटीजन्स यानी नागरिक, और नॉन सिटीजन गैर नागरिक। गैर नागरिक कहिए या विदेशी, या आप कह सकते हैं विदेशी, जो फॉरेनर हमारे कंट्री में रहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए, पर्सन वर्ड अगर किसी भी आर्टिकल में यूज किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब है कि वह आर्टिकल जो फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, जो सुविधाएं दे रहा है, वो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ, दोनों के लिए सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट जो कहता है, ये कहता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट्स, सभी नागरिकों, यानी वर्ड यहां पर प्रयोग किया गया है सिटीजन, पर्सन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन दिया है फ्रीडम के लिए, वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। हमारे कंट्री इंडिया में लाखों करोड़ों फॉरेनर रहते हैं, बट आर्टिकल 19 के द्वारा जो फ्रीडम प्रोवाइड किए जाते हैं, ये फॉरेनर के लिए नहीं, विदेशियों के लिए नहीं, क्योंकि वर्ड क्लियरली यूज किया गया है सिटीजन नॉट पर्सन। क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये है आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट, सभी नागरिकों को ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट्स। आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट में जो व्यवस्था दिया गया है, उसमें अलग अलग फ्रीडम की बात की गई है। उन सभी फ्रीडम का मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा, उन सभी का विवरण देना चाहूंगा, और उसके बाद से एक एक फ्रीडम का एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूंगा। किस फ्रीडम के द्वारा क्या भारत के नागरिकों को प्राप्त होता है, और फ्रीडम क्या कोई भी फ्रीडम एक्सट्रीमली है, आत्यंतिक है, अनलिमिटेड है, या इन फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध भी लगाए गए। ये सभी बातें इस वीडियो में क्लियर करना जरूरी होगा। तो आइए आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट में फ्रीडम नंबर फर्स्ट,
पहला फ्रीडम, और ये है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या कहिए वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। टू फ्रीडम ऑफ to freedom of speech and expression, to freedom of speech and expression, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये फर्स्ट है। इसके बाद हम लोग बातें करेंगे सेकेंड, यानी कि शांतिपूर्ण और हथियार रहित शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का। To assemble peaceably, to assemble peaceably without arms, to assemble peaceably and without arms, ये सेकेंड है। एंड थर्ड होगा, ये होगा संगम या संघ या सहकारी समिति या सहकारी समिति बनाने का। टू फॉर्म एसोसिएशन to form associations or unions or cooperative societies एंड नेक्स्ट होगा फोर्थ। यहाँ पर एक चीज ध्यान दिला दें, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान की हम लोग बात करें तो मूल संविधान में सिर्फ इतना ही था, टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशंस एंड यूनियंस, एसोसिएशंस और यूनियंस, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, संगम या संघ की सिर्फ बात की गई, यानी सहकारी समिति ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मूल संविधान में नहीं था। इसके लिए एक अमेंडमेंट करके न्यू वर्ड न्यू फ्रीडम जोड़ा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके ये वर्ड एडिट किया सहकारी समिति, यानी ये वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। किस अमेंडमेंट से? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ये वर्ड जो जोड़ा इसके द्वारा 97 अमेंडमेंट एक्ट। तो कहा जाएगा कि न्यू फ्रीडम यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एडेड बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। हिंदी में आप बोलेंगे
सहकारी समिति शब्द इस स्वतंत्रता में 97वें संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन होता है कि किसके शासनकाल में एक न्यू फ्रीडम एडेड हुआ अंडर दिस, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। ठीक, और वो क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सभी फ्रीडम पर हम लोग बात करेंगे। पहले सभी फ्रीडम का एक विवरण, एक डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने रख दूं। तो फोर्थ फ्रीडम की बातें हम लोग करते हैं, डी। आइए देखा जाए, डी में व्यवस्था दिया गया है और डी है भारत के राज्य क्षेत्र के राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र या सीधे से कहिए सभी जगह, या कहिए संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में, सबका मतलब एक ही। तो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद रूप से आवागमन करने का अधिकार, या सीधे से कहिए आवागमन का अधिकार। आवागमन की स्वतंत्रता, यानी अच्छा होगा, यानी सिंपल वर्ड होगा, आवागमन की स्वतंत्रता। To move freely throughout the territory of India, तो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से आवागमन की स्वतंत्रता पूरे भारत राज्य क्षेत्र में यह फ्रीडम दिया गया। इसी के बाद नेक्स्ट देखा जाए तो ये होता है फिफ्थ, और ये है भारत राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। To reside and settle in any part of the to reside and settle in any part of the territory of India। ये है फ्रीडम, फिफ्थ फ्रीडम आपने देखा, यानी संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने। इसके बाद नेक्स्ट फ्रीडम की हम लोग बातें करें तो नेक्स्ट फ्रीडम इस प्रकार से,
ये नेक्स्ट फ्रीडम हुआ करता था, और नेक्स्ट फ्रीडम संपत्ति के अर्जन और धारण, ये संपत्ति से संबंधित इसमें हुआ करता था, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो इसमें व्यवस्था ओरिजिनली मूल रूप से हुआ करता था संपत्ति के अर्जन करने यानी कमाने का, उसे धारण करने का, रखने का, उसके अपने अनुसार एक्सपेंडिचर व्यय उपयोग करने का। तो ये स्वतंत्रता, ये इसमें फ्रीडम हुआ करता था। बट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने, जनता पार्टी की जो सरकार थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। बाय दिस अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त किया गया। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी ये हुआ करता था अंडर आर्टिकल 31। इसमें था राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। तो ये था संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार हुआ करता था अनुच्छेद 31 में। इस अनुच्छेद 31 बाय दिस अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को भारत सरकार ने यानी संसद ने इसी अमेंडमेंट से इसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, एक खत्म हो गया। और राइट टू प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट जब खत्म हुआ तो बस इसी के द्वारा ये राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार जो था, बस संपत्ति की स्वतंत्रता भी इसी से ले। प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट जब कैंसिल हो गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन से रद्द कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया, जाहिर सी बात है इसी से रिलेटेड जो संपत्ति की प्राप्त करने, अर्जन करने, कमाने, उसको धारण करने, अपने अनुसार उसका उपयोग करने, ये स्वतंत्रता जो था आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट एफ में था, इसी के साथ ये स्वतंत्रता, ये फ्रीडम भी समाप्त हो गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार था, आज के समय में ये भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं है, ये है पार्ट 12 में, और ये आर्टिकल 31 में नहीं है, ये आ गया आर्टिकल 300 ए में चला। आज इसी कारण से देखिए सभी फंडामेंटल राइट्स, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी मूल अधिकार हैं ये सभी भारतीय संविधान के भाग 3 में ही हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 से बाहर नहीं है कोई मूल अधिकार। टोटल मूल अधिकार आर्टिकल 12 to 35 ऑल फंडामेंटल राइट्स अरेंज इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग 3 में ही सारे मूल अधिकार व्यवस्थित हैं, और ये है अनुच्छेद 12 से लेकर 35। ठीक, तो ये भाग 3 में नहीं, भाग 12 में कर दिए गए, और आर्टिकल 12 to 35 में 300 ए। इसलिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा? तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, क्योंकि पार्ट 3 में नहीं रहे, ये आ गए अब पार्ट 12 में, और 12 to 35 ही नहीं 300 ए। इसलिए अब ये हो गया लीगल राइट। तो ये हो गया लीगल राइट यानी विधिक अधिकार। विधिक अधिकार, लीगल राइट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भाग 12 में हो गया अनुच्छेद 300 ए में, इसी के साथ ये फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, यानी संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार नहीं रहा, खत्म कर दिया गया। उसी के साथ अंडर आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के 19 पार्ट फर्स्ट में जो 6 नंबर का
फ्रीडम था, स्वतंत्रता था एफ में, वो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया इसी के साथ, और वह अब नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है एफ के बाद क्या होगा, जी। तो नेक्स्ट फ्रीडम की अब हम बातें करेंगे, और नेक्स्ट फ्रीडम जी इस प्रकार से। अगला फ्रीडम, कोई वृत्ति उपजीविका, कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या व्यापार या कारोबार, कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ठीक है, इंग्लिश होगा इसका, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन or to carry on any occupation trade or business। तो ये है लास्ट फ्रीडम जी में, जो है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। इतने सारे फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 दिए गए। ये सारे फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 में इतने सारे फ्रीडम दिए गए। एक एक फ्रीडम की बातें अब हम लोग कर लें। फर्स्ट फ्रीडम की बातें किया जाए, मैं पीछे लौट कर आप लोगों को दिखा दूं, या पीछे लौटने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हुए ही मैं बता। फर्स्ट फ्रीडम दिया गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या कहिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अंडर दिस फर्स्ट फ्रीडम में दिया गया है हम भारतीय नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, स्पीच और एक्सप्रेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की जो बात की गई है इसका बहुत ब्रॉड मीनिंग लगाया गया है। टाइम टू टाइम, समय समय से हमारी जुडिशरी जो जजमेंट डिसीजन दिए हैं उसके द्वारा इसका व्यापक मीनिंग लगाया जाता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो बातें आई हैं वो इस प्रकार से आई। देखिए, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की जो बात की है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो कहा गया है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति या वाक एवं अभिव्यक्ति, ये जो बात है वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक्य अभिव्यक्ति की जो बात हुई है इसका बहुत ब्रॉड मीनिंग, और टाइम टू टाइम जो जुडिशरी निर्णय दिए हैं, न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं उस निर्णय के अनुसार बहुत सारे इस तरह के अधिकार जो फंडामेंटल राइट में नहीं थे, मूल अधिकार में नहीं थे, उन अधिकारों को भी जुडिशरी हमारी मानी है कि ये स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं, फंडामेंटल राइट का स्टेटस दर्जा दिया है। ऐसे कौन से राइट से
जो जुडिशरी के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के रूप में एक्सेप्ट किए गए। तो यहां पर हम लोग बातें इस प्रकार से करेंगे, निम्नलिखित अधिकार जो न्यायालय के द्वारा मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किए गए। ऐसे कौन से अधिकार हैं जो न्यायालय के द्वारा मूल अधिकार के रूप में, स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में स्वीकार किए गए? ठीक है, तो these rights are accepted by judiciary as a fundamental right। कुछ निम्नलिखित अधिकार हैं जो न्यायपालिका के द्वारा मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किए गए। वो कौन से हैं? इस प्रकार से, जैसे ये होगा प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात होती है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। जान लीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग कोई आर्टिकल नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात की गई है ये भी आता है अंडर आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट ए में। तो कल को आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल के अंदर, आपका जवाब होगा अनुच्छेद 19 भाग 1 ए। ठीक, प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया, लेकिन यह स्वतंत्रता अनलिमिटेड नहीं। जिस प्रकार से विभिन्न तरह के प्रोविजन, रेस्ट्रिक्शन विभिन्न फंडामेंटल राइट्स पर दिए गए, इन पर भी, यानी भारत सरकार कोई भी टैक्सेशन इत्यादि लगाती है, उससे अलग ये नहीं। एक इंडस्ट्रीज उद्यम के लिए जो भी मानक स्टैंडर्ड रखे गए हैं वो इनके लिए भी, यानी अनलिमिटेड, इनको फ्रीडम नहीं। बातें हम लोग लिमिटेशन की करेंगे। आइए देखा जाए, इसी प्रकार से देखा जाए तो नेक्स्ट होगा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। राइट टू right to hoisting of the national flag। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। तो इस प्रकार से आज जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमारा तिरंगा है, इसको फहराने का अधिकार। थोड़ी सी बातें आप सभी को याद रहे, इसके लिए जिन घटनाओं से उभर कर अधिकार आते हैं उन घटनाओं को सुना देना अच्छा होगा। आप सभी जानते होंगे हमारे कंट्री के एक जाने माने पॉलिटिशियन जो हरियाणा के रहने वाले, नाम आप सभी जानते होंगे, नवीन जिंदल साहब। नवीन जिंदल साहब की मध्य प्रदेश राज्य में एक कंपनी है जिंदल स्टील एंड कॉर्पोरेशन। तो जिंदल स्टील एंड कॉर्पोरेशन कंपनी, उसी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने जा रहे थे। यह विवाद बन गया कि राष्ट्रीय ध्वज को किसी गवर्नमेंट ऑफिसेस, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, किसी सरकारी संस्थान या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट प्लेस है वहीं पर फहराया जा सकता है, अन्यथा नहीं, अदर किसी प्लेसेस पर नहीं। और इस प्रकार से एक केस बन गया। केस था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, इंडिया यूनियन वर्सेस नवीन जिंदल केस। और इंडिया यूनियन ये केस जो बना, ये केस बना इंडिया यूनियन वर्सेस नवीन जिंदल। और ये केस कब की है? ये बात 2004। तो ये विवाद बन गया, और होना भी चाहिए। अपने तिरंगे के साथ हर भारतीय नागरिक को अपने तिरंगे के साथ स्वाभिमान जुड़ा होना चाहिए, आत्मसम्मान की बात जुड़ी होनी चाहिए, आन मान की बात होनी चाहिए। आप जानते होंगे हर सैनिक
कि ये तमन्ना होती है कि अंतिम सांस के बाद हम तिरंगे में लिपटे हों। आखिर इतना बड़ा ये तमन्ना क्यों? क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, आन बान शान का पहचान है। तो उस तिरंगे को लेकर मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से नवीन जिंदल साहब को कि उन्होंने एक जिद कर लिया हट और इस तरह से न्यायपालिका तक की बातें गई। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जजमेंट क्या दिया उस पर हम लोग बातें करें। और नेशनल फ्लैग डिकोरम, राष्ट्रीय ध्वज संहिता आज क्या है शॉर्ट में सुना दूं, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड थोड़ा मुद्दा जब होता फंडामेंटल ड्यूटीज तो मैं डिटेल जाता, शॉर्ट से मैं इसको यहां पर सुना। तो इस प्रकार से मामला चला गया कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में इसमें जो निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट में 2004 में अपना निर्णय दिया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, नेशनल फ्लैग जो होइस्टिंग करने का जो राइट है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्लेसेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ऑफिस पर ही नहीं राइट दिया जुडिशरी ने कि भारत का कोई नागरिक कहीं भी इस ध्वज को फहरा सकता है। यानी उसका कोई दुकान हो, उसकी कोचिंग संस्थान है, उसका अपना रहने का मकान है, कहीं भी कोई प्लेस है, किसी भी प्लेस पर भारत का नागरिक इस राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है, उसको फहराने का अधिकार। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता, नेशनल फ्लैग डिकोरम जो बना है, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आया, वो ये आया इस प्रकार से। दरअसल ये विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गवर्नमेंट को ये कमेटी सेटअप करने की निर्देश दिया। और उस समय इंडिया गवर्नमेंट ने जो कमेटी सेटअप की, इंडिया गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री के डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करते थे पी.डी. सिन्हा, सिन्हा कमेटी के नाम से जाने गए। और पी.डी. सिन्हा की अध्यक्षता में जो कमेटी थी वो अपने रिपोर्ट दिए और इस प्रकार से ये व्यवस्था दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया उसके द्वारा ये अधिकार भारत के नागरिकों को मिला कि गवर्नमेंट कोई ऑफिस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरकारी प्लेसेज स्थान ही नहीं, भारत का कोई नागरिक अपने घर, कहीं किराए के मकान में हो, अपने मकान में अपना दुकान, अपना स्कूल, अपना कोचिंग संस्थान, कहीं भी फार्म हाउस, कहीं भी फहरा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता में क्या कोरम है उसको देखें। सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पहले ये नियम दिया गया। और ये उस राष्ट्रीय ध्वज का, तिरंगा का जमीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए, धरा धरती जमीन से स्पर्श नहीं। ऐसा नहीं कि आप जमीन से स्पर्श करें झाड़ू जैसे और कहें कि हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उसके सम्मान में आपको ध्यान रखना है, ध्वज को फहरावें बट जमीन से और जल पानी से स्पर्श ना। ऐसा नहीं कि नदी तालाब में आप उसे डंडे जैसे इधर उधर करें और कहें कि मैं फहरा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। तो उसका जमीन से स्पर्श ना हो और जल में उसका स्थान न दिया जाए, उसका स्पर्श ना हो। सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पहले ये सभी बातों को रखते हुए दिया गया इसके सम्मान में। तो ये ध्यान दीजिए, आज अंडर आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी अधिकार। मैंने बताया कि these rights are accepted by judiciary under article 19 part फर्स्ट ए, यानी भाषण अभिव्यक्ति के अंतर्गत न्यायपालिका ने इस राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को भी मूल अधिकार के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार से देखा जाए तो और भी कौन से अधिकार हैं जिनको न्यायपालिका स्वीकार किया है, उस पर भी बातें करें। ये है जानने का अधिकार। जानने का अधिकार यानी इंग्लिश में आप कहेंगे राइट टू नो। तो राइट टू नो भी यानी जानने का जो अधिकार है, ये भी न्यायपालिका ने स्वीकार किया कि भाषण और अभिव्यक्ति
वाक्य और व्यक्ति के अंतर्गत आता है, यह भी आता है। और इस प्रकार से हम देखें तो वास जानने के अधिकार से मतलब है कि हमारी शासन तंत्र, हमारी गवर्नमेंट किस तरह से शासन सत्ता का संचालन करोड़ों लोगों पर कर रही है, बहुत सारे तथ्यों की जानकारी लेने जानने का अधिकार भारत के नागरिकों को। बट एक चीज समझ लीजिए, अनलिमिटेड ये राइट, ये अधिकार हम भारत के नागरिकों को नहीं। अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई जानकारी है तो भारत सरकार उसको सुरक्षित रख सकती है। लोक कल्याण या जनता के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में कोई ऐसी तथ्य, कोई ऐसी जानकारी है तो वो भी जानकारी देने से रोक सकती है। यानी ये अधिकार आपको अनलिमिटेड, असीमित नहीं। इसी प्रकार से देखें तो और भी अधिकार न्यायालय के द्वारा और भी अधिकार मूल अधिकार के रूप में अंडर दिस एक्सेप्ट किए गए, स्वीकार किए गए। वो क्या है? मतदाता को सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन टू वोटर। तो मतदाता को सूचना का अधिकार, जैसे आप देखते होंगे विधानसभा का चुनाव है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, या इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन। तो बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, उनके विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा अधिकार आपको है, मत देने का अधिकार, राइट टू वोट, ये आपको देना। देश का भविष्य, राज्य का भविष्य आपके मत पर निर्भर करता है। तो इसलिए जानने का अधिकार, यानी किसी भी प्रत्याशी की संपत्ति क्या है, इनकम का सोर्स क्या है, अपराध से संबंधित उनका रिकॉर्ड क्या है, उनकी एजुकेशन, शिक्षा क्या है, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना वोटर्स, मतदाता के लिए यह भी अधिकार अंडर दिस आर्टिकल है। इसी प्रकार से देखें तो और भी बातें दिया गया है, और भी बातें क्या है, ये है प्रदर्शन करने का अधिकार। एक और भी देख लीजिए, इस प्रकार से है कुछ चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार। तो देखिए चुप रहने का अधिकार कैसे उपज कराया, इसको भी लेते हैं। इमैनुअल बनाम केरल राज्य के केस, ये इमैनुअल बनाम केरल राज्य, ये थोड़ा सा देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का दिखता है कि कुछ बोलना तो एक्सप्रेशन में आता है, लेकिन चुप रहना कैसे। ये केस था इमैनुअल वर्सेस केरल स्टेट। और राष्ट्रगान से संबंधित मुद्दा था, राष्ट्रगान को लेकर यह विषय कोर्ट में था। इस पर कोर्ट ने अपने जजमेंट डिसीजन में दिया कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी चुप रहने का भी अधिकार जुडिशरी ने माना कि ये एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति में आता है। तो राष्ट्रगान के लिए किसी को दबाव नहीं दिया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता, वो ऐसे मामले में चुप भी रह सकता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो और भी अधिकारों को न्यायपालिका ने स्वीकार किया। नेक्स्ट, प्रदर्शन करने का अधिकार, राइट टू
डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करने का अधिकार। बट यहां पर भी अनलिमिटेड नहीं, प्रदर्शन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हम भारत के नागरिक कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किसी भी तरह से हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड, असीमित भी नहीं। तो हम आप भारत के नागरिकों को बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं, शासन तंत्र या किसी भी तरह से, अगर वह ऐसा है तो जनता के हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अगेंस्ट है, खिलाफ है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम आप उसका विरोध करते हैं, हम आप उसका प्रोटेस्ट, प्रदर्शन करते हैं। ये प्रदर्शन करने का जो फ्रीडम दिया गया है, अनलिमिटेड नहीं, नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, बस शांतिपूर्वक होना चाहिए। अगर शांतिपूर्वक है तो ठीक है। इस प्रकार से ये व्यवस्था यहां पर है। एक बात और मैं क्लियर करूं, जो हड़ताल की बात किया गया, ये हड़ताल यानी स्ट्राइक, यहां पर कंफर्म कर लें, यूपीएससी यहां पर क्वेश्चन कर चुका है सिविल सर्विस आईएएस के लिए। क्या क्वेश्चन? सामान्यतः लोग जानते हैं कि स्ट्राइक एंड क्लोज, बंद कराना, हड़ताल करना और बंद करना, ये भी फ्रीडम है, ये भी फंडामेंटल राइट है। कंफर्म हो लीजिए, बिल्कुल नहीं। तो बंद कराना, काम रोक देना, हड़ताल, ये बिल्कुल इसमें नहीं आता। ये कंफर्म हो लीजिए। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में दे चुका है। कुछ घटनाओं को सुनाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह साहब, और उस समय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब के समय में उत्तर प्रदेश के लेखपालों ने हड़ताल कर दिया, बंद कर दिया अपना काम। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लेखपालों के नेता से, एसोसिएशन से रिक्वेस्टली बात किया, प्लीज जनता का काम बाधित ना हो, प्रभावित ना हो, आप लोग काम पर लौटिए, काम कीजिए, हम अपने कैबिनेट के सीटिंग में बात करेंगे और आपके समस्या का समाधान के लिए सोचेंगे, कुछ निश्चित समाधान हो जाएगा। बट काम न रुके, राज्य की जनता का किसी भी तरह से उनके काम बाधित न हो, नुकसान क्षति न, रिक्वेस्ट की। लेकिन लेखपाल पटवारी माने नहीं, उनके नेता वो अपने जीत पर है। इस प्रकार से तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब ने उत्तर प्रदेश के सभी लेखपालों को डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया, और न्यूली वैकेंसी, नया विज्ञापन निकाले और इस प्रकार से एग्जाम लेकर नए लेखपालों की भर्ती कर लिए। सभी लेखपाल जो पहले से थे डिसमिस, बर्खास्त। अगर उनको अधिकार होता, फंडामेंटल राइट्स होता, तो न्यायालय के द्वारा उनको अधिकार मिलता, नौकरी पर बहाल होते, बट ऐसा कुछ नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल और लीजिए, उन्हीं के पुत्र चौधरी चरण सिंह साहब के पुत्र थे चौधरी अजीत सिंह, और मनमोहन सिंह के शासन में नागरिक उड्डयन मंत्री थे। ठीक, उस समय क्या हुआ? उस समय सभी पायलट अपने अनेक डिमांड लेकर स्ट्राइक कर दिए, हड़ताल कर दिए, काम बंद कर दिए। चौधरी अजीत सिंह भी अपने पिता के जैसे रिक्वेस्ट किए, प्रार्थना किए सभी पायलट से, प्लीज आप लोग अपने काम पर रिटर्न वापस आइए, पब्लिक को कोई असुविधा ना हो, हम आपके लिए प्रधानमंत्री से बात करेंगे, कैबिनेट के सीटिंग में यह मुद्दा उठाएंगे, संभव है कैबिनेट के बैठक में चर्चा करके प्रधानमंत्री जी से बात करके और इस समस्या का समाधान हो, आपकी डिमांड को उनके सामने रखें। लेकिन जिद कर लिए, नहीं माने, हड़ताल पर वापस नहीं आए। चौधरी अजीत सिंह भी अपने पिता के जैसे निर्णय लिए, डिसमिस कर दिए, बाद में नए पायलट की भर्ती हो गई। यानी कंफर्म हो लीजिए, ये हड़ताल और काम बंद करना फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अंडर आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट ए में ये कोई फ्रीडम नहीं है। यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है असर्शन रीजन दे करके, ऐसे भी पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें से कौन फंडामेंटल राइट्स नहीं। तो प्रदर्शन करना तो है, लेकिन हड़ताल और बंद करना ये नहीं है। तो उसमें दिया था कौन नहीं है, ऑप्शन यही होगा, हड़ताल और बंद करना, प्रदर्शन करना है। क्लियर? तो देखिए,
अभिव्यक्ति में देखा जाए, एक्सप्रेशन में बहुत ब्रॉड मीनिंग। एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति अगर आपसे पूछा गया क्या एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के लिए वर्ड यूज करना, शब्दों का प्रयोग करना कंपलसरी है या विदाउट वर्ड यूज किए, बिना शब्दों का प्रयोग किए भी एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति संभव है? आप जवाब दीजिए। बिना शब्दों का प्रयोग किए भी एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति होता है। एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के लिए वर्ड यूज करना कंपलसरी नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, 100 स्टूडेंट आपके क्लास में, और 2 घंटे क्लास के बाद टीचर ने 15 मिनट का ब्रेक दिया। सपोज कर लीजिए 1.5 घंटे या 2 घंटे का और क्लास। एक स्टूडेंट जो बोल नहीं सकता, दूसरा स्टूडेंट जो जा रहा है मार्केट में 15 मिनट के अंदर अगल बगल के दुकान से पेन लाने, जो भी, तो जो बोल नहीं सकता उसने उस अपने क्लासमेट से कहा, संकेत दिया, और संकेत क्या दिया? इसका मतलब पेन, लिखने वाला चीज, और कितनी? एक, और किसके लिए? मेरे लिए भी। और कितने? 10 रुपए वाला। एक शब्द नहीं बोला, बट जितना संकेत किया बस उसका क्लासमेट समझ गया। अपने लिए भी पेन लाया, अपने क्लासमेट्स गूंगा जो है उसके लिए भी। यानी एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग उसने नहीं किया, लेकिन दूसरे सामने वाले ने समझ गया। तो एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग अनिवार्य नहीं, कंपलसरी नहीं, बिना शब्दों के प्रयोग के भी संभव। इसी प्रकार से देखें, चित्रांकन के द्वारा, चित्र बनाकर, पेंटिंग के द्वारा, कार्टून बनाकर भी विभिन्न तरह से एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति होते हैं। एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के लिए कंफर्म हो लीजिए, शब्दों का प्रयोग आवश्यक नहीं। लेकिन जो भी ये देखे हैं फ्रीडम, इन फ्रीडम को देखा जाए तो अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, इन पर रेस्ट्रिक्शन, इन पर प्रतिबंध की भी बात की है। और टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो बात की गई है, उन पर रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध किस प्रकार से लगाए जाते हैं, अब इनकी बात हम करते हैं। आइए देखा जाए, इन पर निर्बंधन, निर्बंधन या प्रतिबंध किस प्रकार से लगाए जाते हैं, इनकी बात करते हैं। इंग्लिश इसका होगा रेस्ट्रिक्शन। किस प्रकार से लगाए जाते हैं, इनकी बात करते हैं। नंबर फर्स्ट ये होता है, फर्स्ट होता है, और ये होगा फर्स्ट, भारत की संप्रभुता और अखंडता। सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता के बेसिस पर रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगाने की बात की। किस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगते हैं, देखिए। माना कि कोई भी व्यक्ति एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति कर रहा है और वो अपने स्पीच, भाषण में, एक्सप्रेशन में ये बोल रहा है कि भारत फला कंट्री के अधीन है, ऐसा ऐसा बहुत सारी बात, इस तरह की बातें बोल रहा है जो सॉवरेंटी के अगेंस्ट, या अपने स्पीच, भाषण में भारत के किसी क्षेत्र को सेपरेट, अलग करने की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए अलग करने की बात सोच रहा है, झारखंड को अलग करने की बात, असम को अलग करने की बात, जो भी। तो इस प्रकार से अपने स्पीच, भाषण में बोल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इंडिया के सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी के लिए उसकी स्पीच खतरा है। और इस आधार पर भारत सरकार ऐसे भारतीय नागरिक के, ऐसे व्यक्ति के स्पीच और भाषण पर रेस्ट्रिक्शन, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति पर रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगा सकती है।
यानी एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम है अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, इस पर रेस्ट्रिक्शन की भी व्यवस्था है, रोक लगाने की। इसी प्रकार से देखें अगला ग्राउंड क्या है रेस्ट्रिक्शन का, ये है राज्य की सुरक्षा। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो राज्य की सुरक्षा के मामले में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, सपोज कोई भी व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपने एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति में ऐसी बातें बोल रहा है जो इंडिया कंट्री के, इंडिया स्टेट भारत राज्य के सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सपोज कोई व्यक्ति किसी पब्लिक मंच से अपने स्पीच में दे रहा है कि दाऊद इब्राहिम एक बहुत जेंटल पर्सन है, बहुत सज्जन इंसान है, हाफिज सईद एक महात्मा जैसे है, लेकिन भारत सरकार उसके पीछे पड़ी है, ये गलत कर रही है। आप समझ सकते होंगे कि वह व्यक्ति एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति में जो कुछ बोल रहा है या इसी प्रकार से किसी टेररिस्ट एसोसिएशन को प्रमोट करने की साजिश कर रहा है, उनकी बोल रहा, इस तरह से बातें कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीच अभिव्यक्ति भारत की सिक्योरिटी, इंडिया स्टेट भारत राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, और इस प्रकार से उस व्यक्ति के, उस भारतीय नागरिक के एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, रोक लगाएगी। इसी प्रकार से देखा जाए तो और भी ग्राउंड आधार दिए गए जो रोक लगाए थे। विदेशी राज्यों के साथ, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, मित्रतापूर्ण संबंध फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। तो विदेशी राज्य कोई भी, यूएसए है, इजराइल है, रसिया है, यूक्रेन है, कनाडा है, वर्ल्ड के जो भी कंट्री है, मान लीजिए इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशन किसी वर्ल्ड के स्टेट से, किसी कंट्री से, फॉर एग्जांपल रशिया। आप रशिया को जानते होंगे, वर्ल्ड का एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा कंट्री जो हर संकट में भारत का साथ दिया है। 1971 का वार आप सभी जानते होंगे जो पाकिस्तान से चल रहा था। उस वार में भारत बहुत मजबूत पड़ा और पाकिस्तान को तोड़ दिया, दो भागों में बांट दिया, बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन ये करने में भारत की सफलता में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान था रशिया। उस समय पाकिस्तान अपने बेड़े विमान के साथ चल पड़ा। पाकिस्तान की वर्ल्ड मैप में क्या स्थिति होती हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन तुरंत भारत के मदद में रसिया भी चल पड़ा और रसिया ने यूएसए को चैलेंज कर दिया कि इंडिया हमारा फ्रेंड है, अगर थोड़ा भी आगे बढ़ गए तो सोच लेना लड़ाई मुझसे होगी। यूएसए समझ गया और बस पाकिस्तान के मदद में आगे नहीं बढ़ा। भारत अकेला पड़ गया होता और विश्व की इतनी बड़ी शक्ति पाकिस्तान के साथ होती, वर्ल्ड मैप में भारत की क्या स्थिति होती समझ सकते हो। लेकिन इस संकट में हमारा मित्र जो चट्टान जैसे खड़ा रहा, जरा सोचिए, वर्ल्ड के सुपर पावर से लड़ना था, इसको कहते हैं फ्रेंडशिप, इसको कहते हैं दोस्ती। उसने नहीं परवाह किया कि दोस्त की मदद में हम बर्बाद होंगे या क्या होंगे, आबाद होंगे, कैसी स्थिति होगी, परवाह नहीं किया। यह है फ्रेंडशिप। इसी प्रकार से 1999 में कारगिल वार में भारतीय सैनिकों के पास, भारतीय सेना के पास गोले बारूद की कमी पड़ गई, लेकिन हमारा क्लोज फ्रेंड इजराइल
थोड़ा भी विलंब नहीं किया, भारत के मदद में खड़ा रहा और पर्याप्त गोला बारूद उपलब्ध करा, और जिसका रिजल्ट रहा कि कारगिल वार में भारतीय सेना ने विजय प्राप्त किया। पाकिस्तानी सेना के जवान जो भारत में एंट्री कर गए थे, या तो खदेड़ मारा या बस डेड बॉडी चोटियों से गिरती रही लगातार, और इस तरह से विश्व में विजय का परचम लहराया भारतीय सेना। किसके सहयोग की मदद से? इजराइल। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक पब्लिक मन से स्पीच दे रहा है और रसिया इजराइल के अगेंस्ट आग उगल रहा है अपने एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति में। इस तरह से पब्लिक मंच पर इंडिया के कैपिटल दिल्ली में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कहीं बोल रहा है, वो खबर रसिया के इजराइल के जो एम्बेसडर होंगे उनके द्वारा उस कंट्री में पहुंचेगा, और इंडिया स्टेट, रसिया स्टेट या इजराइल स्टेट के इंडिया स्टेट से जो फ्रेंडली रिलेशन है वो अफेक्टेड हो सकता है, प्रभावित हो सकते हैं, ये दोस्ती दुश्मनी में बदल सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति स्पीच, भाषण दे रहा है पब्लिक मंच से, एक्सप्रेशन जो कर रहा है, उस एक्सप्रेशन से जो फ्रेंडली रिलेशन, फॉरेन स्टेट से जो फ्रेंडली रिलेशन है, अगर किसी के एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति से अफेक्टेड होने वाले हैं तो उस बेसिस पर भारत सरकार उनके इस एक्सप्रेशन के फ्रीडम से रोक लगा देगा, वंचित करेगा। ये व्यवस्था यहां पर दिया गया, और इसी प्रकार से देखा जाए तो और भी ग्राउंड रखे गए हैं इस प्रकार से रोक लगाने के। तो रेस्ट्रिक्शन के जो और ग्राउंड दिए गए, जैसे आपने देखा ये विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इसी के साथ और भी ग्राउंड रखे गए। और ग्राउंड क्या है? और ग्राउंड होता है, ये होता है सदाचार, या आप कहेंगे नैतिकता, इसका इंग्लिश होगा मोरालिटी। ठीक, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति स्पीच, भाषण दे रहा है किसी पब्लिक मंच से, और पूरी तरह से सदाचार, शिष्टाचार, अपनी मोरालिटी, नैतिकता को भूल कर बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बहुत ही अश्लील, अशिष्ट होकर के स्पीच, भाषण दे रहा, अनैतिक होकर के, तो सदाचार को बहुत महत्व दिया गया हमारे समाज में। सोशल हार्मोनी यानी सामाजिक सौहार्द बिगड़ने न पावे, मेंटेन रहे, इसको बहुत ध्यान दिया गया है हमारे संविधान में। इस बेसिस पर किसी व्यक्ति के द्वारा सोशल हार्मोनी, सामाजिक सौहार्द बिगड़ने वाला है, सदाचार के अगेंस्ट स्पीच, भाषण दे रहा है, तो इस आधार पर रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार से देखा जाए और भी आधार है, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। कोई व्यक्ति मान लीजिए स्पीच, भाषण दे रहा है और उसके एक्सप्रेशन, स्पीच, भाषण से अगर भारत में लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर एफेक्टेड होने वाला है, एफेक्टेड हो रहा है, क्षति नुकसान होगा, तो ऐसे परिस्थिति में भी इंडिया स्टेट, भारत राज्य, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन उन पे रोक लगा देगी, अनलिमिटेड नहीं। और नेक्स्ट होगा अपराध के लिए उकसाना। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए अपराध के लिए उकसाने की जो बात की गई है, अपराध के लिए उकसाने की बात की गई है, इस आधार पर भी यहां पर व्यवस्था ये दी गई, और इस आधार पर जो व्यवस्था दिए गए हैं अपराध उकसाने की बात, इस आधार पर भी रोक लगाने की बात की गई। तो कभी भी कोई व्यक्ति, किसी भी तरह से कोई व्यक्ति ये कोशिश करता है, जैसे इनसाइटमेंट, incitement to commit, incitement to commit for
एक क्राइम, अपराध के लिए उकसाना, किसी व्यक्ति को क्राइम करने के लिए, अपराध के लिए इंसाइटमेंट किया जाए, उकसाया जाए, किसके द्वारा? स्पीच, भाषण देकर। बहुत सारे केसेस आपके कंट्री में आए हैं जो इस तरह से धर्म गुरुओं ने या विभिन्न सारे संगठनों के नेता ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे भाषण, ऐसे अभिव्यक्ति देकर लोगों को क्राइम, अपराध करने के लिए उकसाने की कोशिश की। और इस प्रकार से अगर ऐसे लोगों को ऐसे एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति पर रोक लगाया जाए तो बड़े बड़े क्राइम, अपराध होने से बच सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अपनी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति कर रहा है किसी मन से और वो क्राइम को उकसाने की, अपराध उकसाने की कोशिश कर रहा अपने भाषण से, तो इस आधार पर भी रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगाने की बात की गई। इसी के साथ देखा जाए तो और भी ग्राउंड है, और ग्राउंड क्या है? और ग्राउंड दिए गए हैं न्यायालय की अवमानना। अवमानना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना की जो बात की गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 129। अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है, अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, न्यायालय की अवमानना में देखा जाए तो टू टाइप्स के कॉन्टेम्प्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है सिविल कॉन्टेम्प्ट, दीवानी अवमानना। और ये होता है नेक्स्ट क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, आपराधिक अवमानना। तो अंडर आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया है अवमानना के मामले। सबसे पहले देखें अवमानना होता क्या है। कोर्ट के जो ऑर्डर, डिसीजन होते हैं उसके अगेंस्ट हम आप जो विचार देते हैं वही कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। किस प्रकार से? दो प्रकार के जो अवमानना है इसको समझिए। मान लीजिए जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन आए और इस प्रकार से उसके अगेंस्ट हम आप कुछ भी बोलते हैं, उल्टा सीधा, क्रिटिसाइज, आलोचना, अननेसेसरी, उसको क्या कहेंगे? सिविल कॉन्टेम्प्ट। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जस्टिस, कोई भी न्यायाधीश अपना जजमेंट, डिसीजन दिया और पर्सनली उस जज के अगेंस्ट अगर पक्षपात करने, भेदभाव करने का, यानी इस प्रकार से फेवर करने का या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करने का आरोप लगाते हैं तो उसको कहा जाएगा क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। तो सिविल कॉन्टेम्प्ट से मतलब न्यायालय के दिए गए निर्णय के अगेंस्ट अगर आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तथ्य आधारित नहीं है, तो उसको कहेंगे सिविल कॉन्टेम्प्ट। और पर्सनली जस्टिस, जो बेंच में जज है, जजमेंट दिया, उसके अगेंस्ट भेदभाव करने का, उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं, निराधार, विदाउट बेसलेस, तो कहा जाएगा क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। इसी प्रकार से देखें तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 250। अंडर दिस आर्टिकल ये पावर होता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। किसको? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट को दिया है। हाई कोर्ट को भी टू टाइप्स होते हैं, ये होता है सिविल कॉन्टेम्प्ट, यानी दीवानी अवज्ञा, और नेक्स्ट होता है, ये होता है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट।
यानी आपराधिक अवज्ञा। इनको भी तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक मंच से अगर न्यायालय के विरुद्ध इस तरह का आचरण व्यवहार करता है, सिविल कॉन्टेम्प्ट या क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट किसी भी तरह से, तो उनके इस तरह के एक्सप्रेशन और व्यक्ति को कहेंगे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवज्ञा उनके द्वारा हुआ। और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवज्ञा के आधार पर जुडिशरी क्या करती है, उनके एक्सप्रेशन और व्यक्ति पर रोक लगाएगी। तो एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति का जो फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट पार्ट ए में, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये आत्यंतिक नहीं, असीमित नहीं, इस पर रेस्ट्रिक्शन, इस पर प्रतिबंध, इस पर रोक लगाने की व्यवस्था है। और इसी प्रकार से देखा जाए तो और भी ग्राउंड है रोक लगाने का, उसे भी देख लीजिए। नेक्स्ट होता है, ये होता है मानहानि, इंग्लिश में इसे कहेंगे डिफेमेशन, ये मान। तो इस आधार पर भी रोक लगाने की व्यवस्था की है, डिफेमेशन। कोई व्यक्ति किसी मंच से स्पीच भाषण देता है और किसी की मान सम्मान प्रतिष्ठा उससे प्रभावित होती है उसके एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति से, तो उनके इस प्रकार के स्पीच भाषण अभिव्यक्ति से कहा जाएगा कि मानहानि होगा और इस आधार पर रोक लगाया जा सकता है। यानी एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति अनलिमिटेड नहीं। इस प्रकार से एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट ए में था। अदर फ्रीडम की बात देखा जाए सेकेंड, तो ये है शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन। हम भारत के नागरिकों को जुलूस निकालने सम्मेलन करने का फ्रीडम है, समझ लीजिए, लेकिन जुलूस निकालने और सम्मेलन करने का जो फ्रीडम दिया गया है ये अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिट। अगर सम्मेलन हथियार युक्त है तो प्रतिबंध लगेगा, जिले का प्रशासक रोक लगाएगा। विदाउट आर्म्स इसमें फ्रीडम दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर सिख समाज के लोग कृपाण लेकर करते हैं सम्मेलन तो उनको अवसर दिया गया। आप सभी जानते होंगे शायद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने महत्व दिया सिख समाज से जुड़े कुछ तथ्यों को। क्या? सिर पर केस में कंघा, कड़े लोहे का हाथ, कक्ष और कृपाण कमर में 5 चिन्ह के साथ। तो सिख समाज के लिए ये 5 चिन्हों को रखा गया, उसमें कृपाण भी है। अगर सिख धर्म के लोग, सिख समाज के लोग कृपाण लेकर सम्मेलन जुलूस करते हैं तो उनको ये फ्रीडम है, उन पर रोक नहीं लगेगा। नॉन सिख, गैर सिख समाज के लोग अगर कृपाण लेकर जुलूस सम्मेलन करते हैं उन पर प्रतिबंध लगेगा, क्योंकि विदाउट आर्म्स ये फ्रीडम। नेक्स्ट फ्रीडम जो दिया गया है वो है, मैंने अभी दिखाया था, शेड्यूल दिखा चुका हूं तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। उसमें मैंने क्या दिया? उसमें मैंने दिया था पिछले में, और वो दिया था उसमें कि कोई संगम, संघ या समिति बनाने का ये फ्रीडम मैंने दिया था। तो संगम, संघ या समिति बनाने का जो फ्रीडम यहां पर देख रहे हैं, मैं लौट के दिखा दूं। मैंने बताया कि अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। तो हम भारत के नागरिकों को कोई भी एसोसिएशन, संघ बनाने का फ्रीडम है, लेकिन अनलिमिटेड ये फ्रीडम नहीं। आपको मैं याद दिला दूं, एग्जांपल यहां दे दूं, यासिर मलिक का आपने नाम सुना होगा। यासिर मलिक ने जो संघ, अपना संगठन बनाया था, तो उस संगठन का उद्देश्य समाज के लिए वेलफेयर, कल्याण करना, लोगों का भलाई करना नहीं। उनका उद्देश्य क्या था? जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना, सेपरेट कर देना, ये उनका उद्देश्य था। और इस प्रकार से एनआईए जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए वर्ल्ड के कई टेररिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मिले, कई इस्लामिक संगठन, कई मुस्लिम देशों से। उन पैसे का उपयोग कहां किए? जब एनआईए ने जांच किया, ईडी ने जांच किया, तो पता चला कि पत्थरबाजों को पत्थर चलाने में, कुछ ऐसे पत्थरबाज जो सेना पर पत्थर चलाते थे सैनिकों पर, वो पर डे के हिसाब से उनको पेमेंट करते थे, कुछ वीकली पेमेंट, कुछ मंथली। और इस प्रकार से जो देश के सुरक्षा के लिए
खतरा था सैनिकों पर इस तरह से प्रहार करना, जम्मू कश्मीर को उपद्रव करके भारत से अलग करना उद्देश्य था। इसलिए उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उनका एसोसिएशन जो था, जो यूनियन, उसको क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया। और यासीन मलिक आप जानते होंगे जेल में है, जिंदगी उनकी बर्बाद। तो आप नहीं कह सकते कि हम भारत के नागरिक हैं, हमें कोई भी यूनियन, एसोसिएशन, समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का अनलिमिटेड फ्रीडम है, असीमित अधिकार, बिल्कुल नहीं। ये एग्जांपल सामने, अनलिमिटेड नहीं। नेक्स्ट देखा जाए इसी प्रकार से, तो आगे आपको देखने को मिलेगा, और वो है ये पूरे भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण का। लेकिन ये भ्रमण का अधिकार जो है आवागमन का, अनलिमिटेड नहीं। एक राज्य से, भारत के किसी भी क्षेत्र से दूसरे में जा रहे हैं, अगर वहां की राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि आपके जाने से वहां पर लोक व्यवस्था प्रभावित होगी, ठीक, वहां पर सुरक्षा प्रभावित होगी, तो इस आधार पर रोक लगाया जा सकता है। आपको एग्जांपल देते हैं, विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे मिस्टर प्रवीण तोगड़िया जी, और वो दिल्ली से कर्नाटक जा रहे थे। कर्नाटक की सरकार ने सीमा पर रोक दिया, ये कहते हुए कि आपके हमारे राज्य कर्नाटक आने से लॉ एंड ऑर्डर अफेक्टेड होगा, लोक व्यवस्था प्रभावित होगा, सुरक्षा प्रभावित होगा, और सामाजिक सौहार्द, सोशल हार्मोनी अफेक्टेड होगा, रोक लगा दी। इस प्रकार से ये जो रेस्ट्रिक्शन की बात दिए गए हैं, ये सभी रेस्ट्रिक्शन की हम बात करें तो ये भी बता दें रेस्ट्रिक्शन है किसमें। ऑल रेस्ट्रिक्शन, ये जो निर्बंधन की बात किए गए, जितने भी निर्बंधन है, जो भी रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट में जो भी फ्रीडम है, वो रिस्ट्रिक्शन की व्यवस्था की गई है, ये व्यवस्था किया गया है अंडर आर्टिकल 19 पार्ट सेकेंड टू 19 पार्ट 6। इसमें रेस्ट्रिक्शन यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 2 से लेकर 6 में, भाग 1 में सभी फ्रीडम है और भाग 2 से लेकर 6 में इन पर प्रतिबंध है। तो पूरे भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण की जो बात की गई है, उस पर रोक लगाने की भी ये व्यवस्था इस पे दिया गया है, ठीक। इसी प्रकार से हम देखें तो निवास और अधिवास यानी रिसाइड एंड सेटल करने का, ये भी अनलिमिटेड नहीं। इसमें ग्राउंड दिया गया है रेस्ट्रिक्शन का पब्लिक इंटरेस्ट, आम जनता के हित में, और साथ साथ क्या दिया गया है, तो नंबर फर्स्ट ये पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, जन लोकहित में रेस्ट्रिक्शन लगाना, जो रिसाइड एंड सेटल का फ्रीडम। और नेक्स्ट किस में, नेक्स्ट होगा इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित में प्रतिबंध है। तो मान लीजिए एक जगह से भारत के किसी क्षेत्र में, मणिपुर है, झारखंड है, मिजोरम है, कहीं भी जा रहे हैं, और ट्राइब्स वहां की सरकार को लगता है कि ट्राइब्स जो हैं इनकी मूल विशेषता, इनकी लैंग्वेज भाषा अफेक्टेड होगी, इस आधार पर आपको वहां परमानेंट सेटल होने से रोक लगाया जाए। इसी प्रकार से आम जनता के भी हित प्रभावित होता है तब भी। और व्यापार बिजनेस कारोबार की बात है, जो लास्ट है जी, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो व्यापार बिजनेस कारोबार का भी राइट अनलिमिटेड नहीं,
गवर्नमेंट टाइम टाइम से टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बातें करती है, और इस प्रकार से वो क्वालिफिकेशन योग्यता नहीं है तो आप पर रोक लगेगी, यानी अनलिमिटेड नहीं है आपको व्यापार का अधिकार। क्लियर? तो इस प्रकार से आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम की बात किए गए हैं अंडर आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार, इनको हम लोग डिटेल डिस्कस कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के फ्रीडम, जैसे आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से आपको डिटेल बातें रखी गई, 19 से रिलेटेड जो फ्रीडम स्वतंत्रता है आप क्लियर होंगे। अपने विचार दीजिएगा, किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो, कंप्लेंट, शिकायत समझने में या किसी भी मामले में वो भी दीजिएगा। मेरा प्रयास रहा इस वीडियो में कि आर्टिकल 19 से रिलेटेड जो बहुत क्वेश्चन होते हैं पीटी और मेंस, सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश, आप आराम से क्वेश्चन का जवाब दे सकते। तो आज यहीं तक, थैंक यू।